नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करता हूं। साथियों, आज बीपीएससी प्रीलिम्स 2021 को देखते हुए कुल 150 प्रश्नों का महासंग्रह किया गया है। और साथियों, ये सारे के सारे सवाल जो है बीपीएससी के प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए सवाल हैं और इनका मैं पूरा एनालिसिस करता हूं। साथियों, अगर ये आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहें तो मेरे चैनल नॉलेज जंक्शन पर जो है टेलीग्राम चैनल पर जाके आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और पुनः बना भी सकते हैं। तो साथियों, चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। कौटिल्य का जो है अर्थशास्त्र कह रहा है कि कितने अभिकरणों में विभाजित है, यानी कि एक राजनीति से संबंधित पुस्तक है अर्थशास्त्र और जिनका रचना कौटिल्य विष्णुगुप्त ने किया है या जिसे चाणक्य बोलते हैं। और ये कितने अभिकरणों में है, तो साथियों ये 15 अभिकरणों में विभाजित है। और प्रकरण पूछा जाए इसमें कितना है, तो प्रकरण है 180, यानी कि ये 15 अधिकरण और 180 प्रकरण में विभाजित है। तो साथियों, अगले प्रश्न को देखते हैं। सेंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की, यानी सेंड्रोकोट्स से जो है चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की, तो साथियों ये किया था प्रसिद्ध इतिहासकार विलियम जोन्स ने सेंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की। अगले प्रश्नों को देखते हैं। अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा, तो साथियों अशोक के ब्राह्मी अभिलेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप के द्वारा 1837 ईस्वी में पढ़ा गया था, 1837 ईस्वी में। उसके बाद साथियों अगले प्रश्नों को देखें तो अंतिम मौर्य सम्राट कौन था, तो साथियों अंतिम मौर्य सम्राट की बात करें तो यह बृहद्रथ था। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न को देखें। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे, तो साथियों पाटलिपुत्र नामक नगर के संस्थापक उदयन थे, जो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगले प्रश्नों को देखें। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का शाखा, यानी कि बोधि वृक्ष जो है प्रसिद्ध बोध गया में जो वर्तमान में है, तो वो कह रहा है किस पीढ़ी का है, तो साथियों ये जो है षष्ठम पीढ़ी का है। किस पीढ़ी का, तो षष्ठम पीढ़ी का है। अगले प्रश्नों को देखें। कह रहा है नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है, तो नव नालंदा महाविहार जो है साथियों ये है पाली अनुसंधान संस्थान के लिए प्रसिद्ध है। पाली बोले तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है और ये बौद्ध धर्म की भाषाएं हैं। तो नव नालंदा विहार पाली अनुसंधान संस्थान के लिए प्रसिद्ध है। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया है, तो साथियों ये कह रहा है किसके द्वारा स्थापित किया है। विश्व का पहला गणतंत्र जो है लिच्छवी के द्वारा वैशाली में स्थापित किया गया था। अगले प्रश्नों को देखते हैं। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया, तो इल्तुतमिश के द्वारा प्रथम सूबेदार जो है बिहार में मलिक जानी को नियुक्त किया गया। अगले प्रश्नों को देखें तो कहता है हुमायूं ने चुनार दुर्ग, ये जो है साथियों चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया, तो प्रथम बार चुनार दुर्ग पर आक्रमण किया था 1531 ईस्वी में और 1532 में देवराई घाटी का युद्ध लड़ा था और 1539 ईस्वी में साथियों चौसा का युद्ध लड़ा था शेरशाह के साथ में और 1540 ईस्वी में जो है कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध लड़ा था शेरशाह के ही साथ में। और अकबर का अंतिम अभियान था सरहिंद का युद्ध 1555 में। अगले प्रश्नों की देखें साथियों। मध्यकाल में बटाई शब्द का प्रयोग होता था, तो ये बटाई शब्द का अर्थ क्या था, तो मध्यकालीन भारत में बटाई शब्द का अर्थ होता था लगान निर्धारण करने का तरीका, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्नों को देखें। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया, तो 1576 ईस्वी में 1576 ईस्वी में अकबर ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया था बिहार और बंगाल को। आगे देखें साथियों। एतमादुद्दौला का मकबरा, ये जो आगरा में स्थित है और ये एतमादुद्दौला का मकबरा किसने बनवाया, तो ये नूरजहां ने बनवाई थी। ये इनकी पुत्री थी और जहांगीर की पत्नी थी।
एतमादुद्दौला जो है नूरजहाँ के पिता थे और इनका मकबरा नूरजहाँ ने बनाई है, आगरा में स्थित है। आगे देखिए साथियों, 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद जो है ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था। तो 1857 की क्रांति जो 10 मई 1857 के दिन भड़का था, तो साथियों इनमें जो है अंग्रेज़ों को जो सहायता किया था जिस वर्ग के व्यक्ति, तो वो थे गोरखा, सिख और पंजाबी यानी ज़मींदार लोग। तो इनके ओर से चयन किया गया था और 1857 की क्रांति के लिए जो है समीक्षा के लिए पील आयोग का गठन किया गया था। पील आयोग का गठन किया गया था और इन्हीं के लिए जो है गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से सैनिक का भर्ती किया था। ऑप्शन नंबर सी। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी का चरम समय क्या था? ये ट्रेड यूनियन आंदोलन जो किया गया था साथियों क्रांतिकारी, तो इनका समय सेशन था 1926 से 1939। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखें, राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन थी? यानी कि राष्ट्रीय कांग्रेस जिसे बोलते हैं, जिनका स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। तो कहता है इनसे पहले कौन सा प्रमुख संस्था थी? तो इससे पहले संस्था हुआ करता था इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। इस नाम से जो है पहले कांग्रेस को जाना जाता था, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। अगले प्रश्नों की बात करें साथियों, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है किसने किया था? यानी इसके संस्थापक कौन थे? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था 1 मई 1939 ईस्वी को, 1939। अगले प्रश्नों की बात करें साथियों, ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? साथियों ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 ईस्वी में हुआ था और इसके पहले अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्नों को देखें साथियों, अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित किया गया था? तो अखिल भारतीय किसान महासभा आयोजित किया गया था साथियों लखनऊ में और वो वर्ष था 1936। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले प्रश्नों को देखें साथियों, 1857 ईस्वी का जो है विद्रोह लखनऊ से किसने नेतृत्व किया था? जो 10 मई 1857 को भड़का था, तो ये लखनऊ से नेतृत्व करने वाले कौन थे? तो बेगम ऑफ अवध, यानी अवध की बेगम थी बेगम हजरत महल। इनका नाम था हजरत महल। और साथियों लक्ष्मीबाई जो है झांसी से नेतृत्व किया, नाना साहब जो है कानपुर से, और कानपुर से नाना साहब का साथ देने वाले थे सेनापति में, यानी सैन्य विद्रोह किया था, सैन्य का नेतृत्व तात्या टोपे। तो नाना साहब का मूल नाम था धुंधु पंत और तात्या टोपे का मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। अगले प्रश्नों की बात करें साथियों, रोलेक्ट एक्ट जो है कब पारित हुआ था, यानी कब पास हुआ था? तो रोलेक्ट एक्ट जो है 19 मार्च 1919 को पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्नों को देखें साथियों, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? तो साथियों गांधी जी ने 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन जो है प्रारंभ किया था और 1920 में प्रारंभ किया था और 1922 में इसे वापस भी ले लिया गया। 1920 में प्रारंभ किया और 1922 में, क्योंकि 1922 ईस्वी में 5 फरवरी 1922 को जो है प्रसिद्ध चौरी चौरा कांड हुआ था घटना, इसी के कारण दुखी होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। अगले प्रश्नों की बात करें साथियों, भारत छोड़ो आंदोलन जो है कब प्रारंभ हुआ था? तो साथियों भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था, जबकि 8 अगस्त 1942 ईस्वी को साथियों इसे स्वीकार किया गया, यानी ये जो है प्रस्ताव पारित हुआ था ग्वालियर टैंक मुंबई से, और 9 अगस्त को प्रारंभ हुआ और 9 अगस्त को ही कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को अंग्रेज़ों के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है ऑपरेशन 0 आवर के तहत। अगले प्रश्नों को देखें साथियों, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? तो ये घोषणा किया गया था साथियों 1 नवंबर 1858 को। ये महारानी विक्टोरिया का जो है फरमान आया था और ये 1 नवंबर 1858 को ये फरमान इलाहाबाद में पढ़ा गया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। अगले प्रश्नों की बात करें साथियों,
लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया? तो साथियों, बंगाल विभाजन का घोषणा हुआ था 20 जुलाई 1905 को, और इसके खिलाफ 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन हुआ, और साथियों 16 अक्टूबर 1905 को जो है बंगाल विभाजन कर दिया गया, और उसके बाद यानी ये लागू हो गया। और उसके बाद साथियों इसको वापस की बात करें तो ये 1911 में जो है दिल्ली दरबार हुआ था, उसी में इसे वापस लिया गया था। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगले प्रश्नों की बात करें साथियों, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग का गठन कब किया? तो शिक्षा में सुधार के लिए सैडलर आयोग का गठन किया गया था 1917 में। ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्नों को देखें साथियों, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और ओडिशा की दीवानी कब प्रदान की? तो साथियों मुगल बादशाह शाह आलम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी दिया था, और वो था 12 अगस्त 1765, और ये हुआ था इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद के संधि के तहत ही ऐसा किया गया था। अगले प्रश्नों को देखें साथियों, कह रहा है मिलान करने के लिए। तो साथियों बारदौली सत्याग्रह गुजरात में स्थित है, और चौरा चौरी उत्तर प्रदेश में है, और यरबदा जेल महाराष्ट्र में है, और नुआखाली पश्चिम बंगाल में है। यानी इस प्रकार से मेरा मैच कर चुका है, और आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग मिला भी सकते हैं। तो साथियों ए में होगा 2, ए में 2, और बी में देखिए चौरा चौरी, बी में 4, और सी में 1, और डी में होगा 3। तो 2, 4, 1, 3 देखते हैं किस में है। 2, 4, 1, 3, तो ऑप्शन नंबर मेरा हो जाएगा सी। अगले प्रश्नों को देखें साथियों, गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह का आंदोलन का प्रयोग बिहार में कहाँ किया? यानी भारत में पहली बार बिहार में ही किया था। तो बिहार में कहाँ किया? तो चंपारण में किया था। वो था 1917 का प्रसिद्ध चंपारण, जिसमें नील की खेती के लिए जो है यह ऐसा किया गया। यानी कि इसमें जो है 20 कट्ठा में 3 कट्ठा जो है अनिवार्य कर दिया था, 3 कट्ठिया पर था, यानी कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती ही करना होगा। तो इस प्रथा को समाप्त करना पड़ा अंग्रेज़ों को इस आंदोलन के कारण। अगले प्रश्नों की बात करें साथियों, 1921 ईस्वी का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये मोपला विद्रोह 1921 में केरल में हुआ था। ये विद्रोही करने वाले थे अली मुल्सियार। अगले प्रश्नों को देखिए साथियों, 1857 की क्रांति में जो है बिहार के नेता कौन थे? तो बिहार का नेता थे बाबू वीर कुंवर सिंह। ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्नों को देखें साथियों, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? तो महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन इसलिए किया कि गांधी जी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमान का सहयोग प्राप्त करना चाहता था। यानी मुसलमान को भी अपने आंदोलन में लाना चाहता था सहयोग के लिए, इसलिए किया। तो ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्नों को देखें साथियों, कांग्रेस के गरम दल नेताओं की आंदोलन पद्धति क्या थी? तो कांग्रेस के नरम दल नेताओं की पद्धति क्या थी? तो साथियों कांग्रेस के नरम दल यानी कि जो ठंडे दिमाग के आदमी होते हैं उनका जो है प्रथा था, बी नंबर होगा, यानी राजवामबद्ध आंदोलन, कॉन्स्टिट्यूशनल एगिटेशन, यानी ये ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले बिंदु को देखें साथियों, जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग क्यों इकट्ठा हुए थे, यानी क्यों जमा हुए थे? तो साथियों जालियांवाला बाग में इकट्ठा इसलिए हुए थे कि रॉलेट एक्ट 1919 के तहत जो है, यानी जिसे बिना वकील बिना दलील का कानून कहा जाता है, और उसमें संदेह के आधार पर किसी भी व्यक्ति को अंग्रेज़ गिरफ्तार कर लिया जाता था अंग्रेज़ के द्वारा किसी भी भारतीय को। तो उसी में जो है रॉलेट एक्ट के तहत जो है सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को बंदी बना लिया जाता है अंग्रेज़ों के द्वारा, और इसी के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए जालियांवाला बाग में जो है इकट्ठा हुआ था। यानी कि रॉलेट एक्ट के खिलाफ, यानी सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को बंदी बनाने के बाद जो है ऐसा प्रदर्शन किया था।
अगले प्रश्नों को देखें साथियों। भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रभावित हुई यानी प्रारंभ हुई। तो भारत में नारी आंदोलन की जो है प्रारंभ होने वाली थी, बनाने वाली थी, नारी आंदोलन को आगे बढ़ाने वाली पद्माबाई रानाडे, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए साथियों, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो राजनीतिक सुधार को लेकर विरोध करने वाले प्रथम भारतीय थे दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्नों को बात करें साथियों। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई? तो भारत में रेल डाक तार के जनक कहे जाते हैं डलहौजी, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि 16 अप्रैल 1853 की जो है पहली रेल चली थी मुंबई से थाने और 34 किलोमीटर। अगले प्रश्नों को देखें साथियों। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो साथियों, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट के हत्या का प्रयास किया गया था 1908 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर होगा मेरा ए, 1908 ईस्वी में। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो साथियों, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र था रांची, जो कि छोटा नागपुर के पठार था, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्नों को देखें। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे? तो जयप्रकाश नारायण सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे, ऑप्शन नंबर सी। रांची शहर कहाँ स्थित है? तो जहाँ आपको पता है साथियों, रांची झारखंड की राजधानी है, तो झारखंड में स्थित है। अगले प्रश्नों को देखें साथियों। कह रहा है भारत के वाणिज्यिक ऊर्जा की लगभग कितना प्रतिशत पूर्ति कोयले से की जाती है? तो लगभग वाणिज्यिक ऊर्जा को देखें साथियों, लगभग वर्तमान में 70% जो है वहीं से होता है, कोयला के द्वारा ही ऊर्जा प्राप्त किया जाता है, लगभग 70%। अगले प्रश्नों को देखें साथियों। भारत का 40% सड़क परिवहन होता है किस माध्यम से? तो भारत का 40% सड़क परिवहन होता है राष्ट्रीय राजमार्ग के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्नों को देखें साथियों। भारत की सिंचाई क्षमता जो है 47.78% जो है पूरा होता है किसके माध्यम से? तो भारत में सिंचाई परियोजना में देखें तो सबसे अधिक होता है लघु सिंचाई परियोजना के माध्यम से। भारत में 3 प्रकार की सिंचाई परियोजना चलती है साथियों, सिंचाई का माध्यम है। एक होता है जो 2000 हेक्टेयर से कम भूमि होते हैं, यानी 2000 हेक्टेयर तक के भूमि को लघु सिंचाई परियोजना के अंतर्गत रखा गया है, और 2000 से 10,000 तक के भूमि को, यानी 2000 से 10,000 हेक्टेयर तक के भूमि को मध्यम सिंचाई के अंतर्गत रखा गया है, यानी कि मध्यम सिंचाई के अंतर्गत। और बृहत सिंचाई परियोजना के अंतर्गत जो है 10,000 से अधिक जो होगा उसे 10,000 से अधिक हेक्टेयर वाले ज़मीन को जो है बृहत सिंचाई परियोजना के अंतर्गत रखा गया है। तो इस प्रकार से आप समझ गए। चलते हैं अगले प्रश्नों में। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है? तो साथियों, भारत में सर्वाधिक जो वर्षा होती है लगभग 70%, तो वो होती है दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा। यहाँ पर होगा साथियों दक्षिण पश्चिम होगा, पश्चिम पूरब नहीं होगा, दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा होगा, जो ऑप्शन नंबर सी में होगा, यानी दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा। अगले प्रश्नों को देखते हैं। रेलवे जोन का मुख्यालय हाजीपुर में स्थित है, यानी कौन सा रेलवे जोन का मुख्यालय हाजीपुर में है? तो साथियों, आपको पता है कि रेलवे जोन का मुख्यालय हाजीपुर ये पूर्व मध्य रेलवे का है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर, जो कि बिहार में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं। आगे है कि भारत में 1991 से 2001 में साक्षरता दर में वृद्धि। तो साथियों 12.6%, ये तो बहुत पहले की बात है, ये नहीं पूछा जाएगा, इसे इग्नोर कर दें। आगे देखिए साथियों, कह रहा है कि क्षेत्रफल के क्रम में बिहार के ये देश के 3 बड़े राज्य, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग जो है भारत के 3 बड़े राज्य कौन से हैं? तो क्षेत्रफल में पहले स्थान पर राजस्थान, दूसरे पे मध्य प्रदेश और तीसरे पे महाराष्ट्र आते हैं, तो ऑप्शन नंबर हो गया ए। अगले प्रश्नों की बात करें। कहता है वर्ष 2001 की जगह, साथियों 1 की जगह 2011 कर लें, क्योंकि
जो है प्रीवियस ईयर की सवाल है, तो साथियों ये 2008 वाला है। तो यहाँ पर हमको 2011 की जनगणना को अभी वर्तमान में देखना है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 382 पर व्यक्ति जो है प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना है? 382, 382। अगले प्रश्नों को देखें साथियों। कह रहा है भारत की कुल जनसंख्या कितनी है। तो साथियों भारत की कुल जनसंख्या वर्तमान में देखें तो 121 करोड़ है और 08 उसके बाद है 54,577, यानी इतना जो है वर्तमान में भारत की आबादी है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया। ये पूरे है, ये जो है दिया गया ऑप्शन में, ये सब 2001 की जनगणना का है। हमको लेकर चलना है कितना साथियों? 2011 की जनगणना को। 2011 की जनगणना के अनुसार ये आंकड़ा है। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। कहता है भील जनजाति जो है, यानी भील जाति कहाँ पाई जाती है। तो साथियों भील जनजाति पाई जाती है महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखें साथियों। कहता है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है। तो दक्षिणी गोलार्ध में साथियों सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर को, और अपना देश भारत पड़ता है उत्तरी गोलार्ध में। तो 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में छोटा दिन होगा, दक्षिण में बड़ा दिन होगा और उत्तरी गोलार्ध में यानी भारत में छोटा दिन होगा। और 22 जून और 21 जून को जो है साथियों, यहाँ पर 21 जून देंगे तो हो जाएगा भारत में सबसे बड़ा दिन, यानी उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन, और ये जो है 21 जून को होगा। उम्मीद है कि समझ गए होंगे। चलते हैं अगले प्रश्नों में। ग्रेट बैरियर रीफ किसके समीप है। तो साथियों ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये ऑस्ट्रेलिया के समीप है, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न को देखें। दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है। तो साथियों भारत के प्रसिद्ध ये जो है परीक्षण किए गए शोध संस्थान है, और ये दक्षिणी गंगोत्री जो है अंटार्कटिका में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखें साथियों। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो यूरोप में साथियों आल्प्स पर्वत है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए साथियों। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी जो है ब्राज़ील की नदी है, वो अमेजन नदी है, यानी कि बहाव की दृष्टि से देखें तो ये अमेजन नदी ही है। उसके बाद साथियों अगले प्रश्नों को देखें। कह रहा है सुमेलित करने के लिए, तो सुमेलित करते हैं साथियों। अत्यधिक गर्म स्थल कहाँ पे है। तो ये सहारा में है, सहारा कूट, ऑप्शन नंबर 4। ये में 4। ठंडा की बात करें साथियों तो ये है अंटार्कटिका में। अत्यधिक वर्षा की बात करें तो साथियों ये चेरापूंजी में है, जो कि वर्तमान में मानसिनराम है, मानसिनराम है वर्तमान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान। और अत्यधिक सुखाड़ की बात करें तो अत्यधिक सुखाड़ जो है चिली में स्थित है। गर्म सहारा में, ठंडा अंटार्कटिका में, और अत्यधिक वर्षा की बात करें तो मानसिनराम होगा जो वर्तमान में या चेरापूंजी, और अत्यधिक सुखाड़ की बात करें तो चिली, लेकिन अत्यधिक वर्षा वर्तमान में मानसिनराम मेघालय में होता है। चलते हैं अगले प्रश्नों में। कह रहा है ये निम्नलिखित शब्द को कह रहा है सार्थक करने के लिए, यानी कि प्रार्थना में कौन सा शब्द जो है ये प्रस्तावना में सबसे पहले आता है। तो पहले आता है साथियों सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, और यह है लोकतंत्रात्मक या प्रजातांत्रिक। यानी कि सार्वभौमिक 1 नंबर, यानी कि पहले नंबर होगा 3, उसके बाद समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, उसके बाद लोकतंत्रात्मक यानी 4। तो मेरा ऑप्शन क्या होगा 3, 1, 4, 2। देखते हैं ऑप्शन में 3, 1, 4, ये जो है 3, 1, 4, 2, ये ऑप्शन मेरा ए में ही है। चलते हैं अगले प्रश्नों में साथियों। कह रहा है कि किस सदन में अध्यक्षता करने वाला अधिकारी जो है उस सदन का सदस्य नहीं होता है। तो ये साथियों राज्यसभा का होता है अधिकारी, यानी राज्यसभा के अध्यक्ष जो होते हैं सभापति, वो होते हैं उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति आपको पता है साथियों कि ये जो है निर्वाचित होकर आते हैं। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है और लेकिन राज्यसभा का सभापति होता है, तो यानी ये उस सदन का सदस्य नहीं होता है लेकिन उस सदन के अध्यक्षता करता है। चलते हैं अगले प्रश्नों में। किस संविधान संशोधन के बिल के द्वारा जो है वोट के आयु को
21 से घटाकर 18 कर दिया गया। तो साथियों वोट देने की आयु यानी मतदान करने की आयु 21 से घटाकर 18 कर दिया गया 61वां संविधान संशोधन 1989 ईस्वी के द्वारा। 1989 1989 ये संविधान संशोधन हुआ था, यानी 18 वर्ष वाले व्यक्ति को वयस्क माना गया। चलते हैं अगले प्रश्नों में। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति की पद खाली रहे तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन पद पर यानी कार्य करेंगे? तो अगर साथियों राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली रहे तो भारत के मुख्य न्यायाधीश उस रूप में काम करते हैं, राष्ट्रपति के रूप में। अगले प्रश्नों को देखें। एक विकास खंड पर पंचायत समिति होता है, यानी कि एक विकास खंड पर पंचायत स्तर पर जो है पंचायत समिति क्या होता है? तो साथियों ये होता है एक प्रशासकीय अधिकरण, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्नों को देखें। मोहम्मद हामिद अंसारी भारत के उपराष्ट्रपति का क्रम कौन सा था? तो साथियों मोहम्मद हामिद अंसारी का जो है भारत के उपराष्ट्रपति का क्रम जो देखें तो ये क्रम था 12वां, ऑप्शन नंबर सी। और भारत के 13वें उपराष्ट्रपति जो है वर्तमान में 13वें क्रम के हैं, वो हैं एम वेंकैया नायडू, एम वेंकैया नायडू। ये 13वें क्रम के हैं और मोहम्मद हामिद अंसारी 12वें क्रम के। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है भारत में चलित न्यायालय का सूत्रपात किसे माना जाता है? तो भारत में चलित न्यायालय का सूत्रपात माना जाता है APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्नों की बात करें। श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में इनका क्रम क्या था? तो साथियों भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन हुए थे। तो अगर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का क्रम देखा जाए तो ये 12वें क्रम के थे, ऑप्शन नंबर सी। और 13वें क्रम के थे प्रणब मुखर्जी, 13वें क्रम के प्रणब मुखर्जी। और 14वें क्रम के जो है वर्तमान में राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, रामनाथ कोविंद। अगले प्रश्नों को देखते हैं। कहता है एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है और किया जाता है तो कौन सी क्रिया के बाद वो अधिनियम बन जाता है? यानी कोई भी विधेयक अगर संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो कब जो है अधिनियम बन जाता है? तो अधिनियम बन जाएगा उसी समय जब भारत के राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देगा, यानी अपना सिग्नेचर कर देगा, तो उसी समय से वो कानून बन जाएगा। अगले प्रश्नों को देखते हैं। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल क्या है? तो साथियों हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल निश्चित नहीं किया गया है, अतः ये समाप्त होने का विषय नहीं है। अगले प्रश्नों को देखते हैं। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेगा? तो एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र साथियों राष्ट्रपति को संबोधित करेगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्नों को देखते हैं। कहता है एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, यानी सदन के अगर वो यानी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य न रहते हुए भी ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो सदन के कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो वह है भारत के महान न्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी। और इनका जिक्र किया गया अनुच्छेद 76 में और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अगले प्रश्नों को देखते हैं। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? यानी मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया, किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो देखते हैं। तो ये जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। इसमें मौलिक कर्तव्य के लिए भाग 4 के क जोड़ा गया था और अनुच्छेद 51 के क जोड़ा गया था। और ये 1976 में हुआ था, 1976। और साथियों ये इनके सिफारिश किया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति। अगले प्रश्नों को देखते हैं। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाएं के रूप में है? तो साथियों भारतीय संविधान में क्षेत्रीय भाषाएं की बात करें तो ये 8वीं अनुसूची में है साथियों। 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है, 22। अगले प्रश्नों को देखते हैं।
भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं उससे संबंधित क्षेत्र का अंश, तो ये लगभग 22%। ये साथियों पुराना डाटा है, इसे याद ना रखें। अगले प्रश्नों को देखते हैं साथियों। भारतीय विकास फोरम IDF पहले जाना जाता था, तो भारतीय विकास फोरम यानी IDF पहले जाना जाता है भारत सहायता क्लब के रूप में, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्नों को देखें। कह रहा है यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जा सकता है, यानी भारत को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है, तो भारत को परिभाषित किया जा सकता है एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था, यानी भारत में श्रम अधिक है, मेहनत अधिक है, लेकिन कमाई बहुत कम है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले प्रश्नों की बात करें साथियों। कहता है संशोधित मूल्यवर्धित कर का संबंध किससे है, तो मूल्यवर्धित कर है साथियों ये बिक्री कर से संबंधित है। अगले प्रश्नों को देखते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है, तो 11वीं पंचवर्षीय का समष्टि आर्थिक वृद्धि, समष्टि आर्थिक वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्नों को देखें साथियों। इंद्रधनुष क्रांति का संबंध किससे है, किस क्षेत्र से, तो इंद्रधनुष क्रांति का संबंध साथियों कृषि से है। डायरेक्ट से जान ले कि ये किससे है, कृषि से है। तो कृषि में हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, यानी कि ये सभी क्रांति आते हैं, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्नों में। कहता है 1 रुपया के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है, तो 1 रुपया के नोट पर वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत में योजना अवकाश की अवधि क्या थी, तो साथियों भारत में पहली बार जो है योजना अवकाश की अवधि हुआ था पहली बार, तो ये हुआ था 1966 से 69, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्नों को देखते हैं। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी, तो साथियों रोलिंग प्लान की अवधारणा कब लागू की गई थी, तो ये 1978 ईस्वी में जब जनता पार्टी की सरकार आई थी तभी ये लागू किया गया था, यानी कि जनता सरकार के द्वारा। और ये प्लानिंग था 5 वर्ष का प्लानिंग और प्रत्येक वर्ष आर्थिक समीक्षा, यानी कि 78 में लाया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है विश्व बैंक के नवीनतम विकास प्रतिवेदन के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है, तो साथियों भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति है 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्नों को देखते हैं। द्वितीय हरित क्रांति का संबंध क्या था, तो भारत में पहली बार जो हरित क्रांति आया था 1966-67 में, और दूसरी बार जो हरित क्रांति आया था 1983 में। और इससे ये जो है द्वितीय हरित क्रांति का संबंध है जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से। अगले प्रश्नों को देखते हैं। राजकोषीय घाटा क्या है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बजटीय घाटे। चलते हैं साथियों अगले प्रश्नों में। कहता है नंदीग्राम से क्षेत्र में सेज नीति के अंतर्गत किस समूह को अनुमति दी गई थी, यानी नंदीग्राम क्षेत्र में सेज के नीति के अंतर्गत किस समूह को अनुमति दी गई थी, तो साथियों ये था सलेम समूह, यानी सलेम समूह, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक निर्धन इन 4 राज्यों में है, तो साथियों इन चारों राज्य की बात करें तो बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और ओडिशा, यानी यही चारों राज्य में जो है सबसे अधिक निर्धन है। तो अगले प्रश्नों को देखते हैं। यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नकद कोष के अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर क्या प्रभाव होगा, यानी अगर भारतीय रिजर्व बैंक नकद कोष को घटाते हैं तो इस पर साख सृजन पर क्या होगा, तो साख सृजन बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्नों को देखते हैं। रडार का आविष्कारक कौन था, तो रडार का आविष्कारक था वो रॉबर्ट वाटसन, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्नों को देखें। इनमें से
रक्त दाब मापक यंत्र कौन सा है? तो साथियों रक्त दाब मापने का यंत्र जो है एस्फिग्मोमैनोमीटर है, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्नों को देखते हैं। आपको बता दें कि एनीमोमीटर से हवा की शक्ति एवं गति मापा जाता है, मैनोमीटर से गैसों का दाब और एमीटर से यानी आमीटर से विद्युत धारा मापा जाता है। अगले प्रश्नों को देखते हैं। निम्न में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो साथियों कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में, यानी कि B12 में। तो जो मेरा ऑप्शन होगा B12 वही होगा, देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा B12। अगले प्रश्नों को देखते हैं साथियों। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्त द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? यानी मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन के कारण कौन सा जो है अंग प्रभावित होता है? तो ये होता है यकृत, लीवर, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्नों को देखें। अगला प्रश्न साथियों मैथ का है। तो यह है, यदि विद्यार्थी के तैराक न होने की प्रायिकता जो है 1/5 है, यानी कि 5 भाग में 1 भाग पड़ा जो है तैराक नहीं है, तो 5 विद्यार्थियों में से 4 के तैराक होने की प्रायिकता क्या है? तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी 5C4 और इंटू ब्रैकेट में 4/5 के पे पावर जो है 4 होगा। यानी इस प्रकार से आप बना सकते हैं। और ये साथियों कर रहा है 7 + 10x - 5x² का अधिकतम मान क्या होगा? साथियों यहाँ पर हम 1 मान लेते हैं, 10 में x का मान 1 मानते हैं और यहाँ पर भी 1 होगा, तो 7 है और प्लस 10 होगा 17, और 17 में से 1 का स्क्वायर या 5 यानी 5 1 गुना 1 करेंगे तो 5 होगा। तो साथियों 17 में से 5 घटाएंगे तो क्या होगा मेरा 12 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्नों को देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न जो है ये मैथ का ही है, थोड़ा इसको बनाना पड़ेगा, इसलिए मैथ के सारे सवाल को स्किप करते हैं और अगले पुनः जो है 101 से प्रारंभ करते हैं, यानी 100 तक जो है मैथ का ही सवाल है। आप इसे डाउनलोड करके बना सकते हैं। साथियों सवाल है कि बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार क्या है? तो साथियों ये पुराना डाटा है, इसमें 16 करोड़ दिया गया है। अब वर्तमान डाटा को आपको याद रखना है। अगले प्रश्नों को देखें साथियों। बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि प्रतिशत क्या है? तो कुल बोई गई भूमि का जो है प्रतिशत है 70%, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्नों को देखते हैं साथियों। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना कौन सी है? बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त सिंचाई परियोजना है गंडक परियोजना, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्नों को देखें। भारत अमेरिका परमाणु संधि के संबंध में कतई अमेरिका का कौन सा कानून जो है विवादास्पद बना? तो अमेरिका का कानून जो है विवादास्पद बना था हाइड एक्ट, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्नों को देखें। 1942 ईस्वी के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके किस जेल में कैद रखा था? ये भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में हुआ था 9 अगस्त 1942 को, तो राजेंद्र प्रसाद को कैद करके बिहार के बांकीपुर जेल में रखा था, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्नों को देखते हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व का प्रतिशत बिहार क्या है? तो साथियों ये 1 का है। अगर देखा जाए 2011 की जनगणना के अनुसार तो बिहार में पूरे भारत का 8.6% जो है आदमी यानी जनसंख्या रहते हैं, 8.6%। अगले प्रश्नों को देखते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में जनसंख्या के अनुसार बिहार कौन सा राज्य है? तो साथियों इसको 2001 के जगह हम 2011 से रिलेट करते हैं क्योंकि ये करंट होगा। तो ये 2011 के अनुसार बिहार का स्थान जो है जनसंख्या में तीसरा है, यानी 3rd स्थान पर है, यानी कि तीसरा स्थान होगा, ऑप्शन नंबर ए, ये ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्नों को देखते हैं। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन सा है? तो बिहार जो है जनसंख्या में तीसरा है और क्षेत्रफल में 12वां स्थान है। ये जो है वर्तमान के स्थिति के अनुसार, यानी वर्तमान में। अगले प्रश्नों को देखते हैं। बिहार में सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो बिहार में सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्नों को देखते हैं। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था?
तो बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था कि भू राजस्व का जो है निर्णय करना, यानी भू राजस्व का निर्णय करना, लगान निर्धारण करने का निर्णय करना। ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार के जगदीशपुर से किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? यानी 1857 के क्रांति में बिहार के जगदीशपुर से किसने नेतृत्व किया? तो ये करने वाले थे वीर कुंवर सिंह। ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद साथियों देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न जो है वो बिहार के छपरा निर्वाचन, ये 2004 के बाद कहा गया है। साथियों इसको स्किप करके आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य की शिशु मृत्यु दर कितना है? यानी शिशु का मृत्यु दर कितना है? तो साथियों ये झारखंड से कम है। तो अगले इनका ऑप्शन जो होगा वो झारखंड से कम होगा। तो ऑप्शन मेरा आगे है, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा, झारखंड से कम है बिहार में शिशु मृत्यु दर। अगले प्रश्न, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा, झारखंड से कम है बिहार में शिशु मृत्यु दर। अगले प्रश्नों को देखते हैं। बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया, यानी कि किसके नेतृत्व में? तो बिहार के इतिहास में पहली बार जो है राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण किया गया वो श्री सुशील कुमार मोदी के नेतृत्व में, इन्हीं के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अगले प्रश्नों को देखते हैं। ये 2006-07 की है साथियों, इनको भी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? तो साथियों वर्तमान बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत यानी खाने पीने के आय का मुख्य स्रोत है कृषि। कृषि के द्वारा ही आय का स्रोत है। अगले प्रश्नों को देखते हैं। बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर अपने समस्त संसाधनों का कितना प्रतिशत व्यय करता है, यानी कि खर्च करता है? तो लगभग 46% करता है। ये उस समय की बात है। आगे बढ़ते हैं साथियों। कहता है, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? यानी ये प्रभावती देवी महिला जो है किस क्षेत्र से संबंधित है, स्वतंत्रता संग्राम की सेनानी थी? तो साथियों ये थी चंपारण, जो कि 1917 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर मेरा होगा ए। अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है, बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से कब त्याग दिया था? तो बलदेव सहाय 1942 ईस्वी में महाधिवक्ता के पद से त्याग दिया था, क्योंकि 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 9 अगस्त 1942 को, और इसी के तहत जो है यानी इसी में ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जो है कांग्रेस के बड़े बड़े कार्यकर्ता को अंग्रेज़ों द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो इसी के कारण जो है बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता पद से त्यागपत्र दे दिया 1942 में। अगले प्रश्नों को देखते हैं। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो साथियों चंपारण के नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता थे महात्मा गांधी, जो कि 1917 में हुआ था, और इसी के कारण जो है 3 कठिया प्रथा को समाप्त करना पड़ा अंग्रेज़ों के द्वारा जो चलाया जा रहा था। अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना शुरू करने की घोषणा किस वर्ष की? तो ये किया गया था 2004 में, विलेज ऑन व्हील्स। अगले प्रश्न को देखते हैं। कहता है 1, 2, 3 समझौता, यानी 1, 2, 3 समझौता जो है भारत के साथ किस देश के साथ है? तो भारत और अमेरिका के बीच जो है 1, 2, 3 समझौता संबंधित है। अगले प्रश्नों को देखते हैं। कहता है कि 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जातियों की सूची में कितना संख्या है? तो ये 2007 में जो संशोधन किया गया उसके अनुसार करा है SC में। तो SC में हो गया, अनुसूचित जाति में 1206 जातियाँ थी। अगले प्रश्नों को देखते हैं। कहता है वर्ष 2007 में 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो साथियों 2007 में जो 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था न्यूयॉर्क में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्नों को देखते हैं। कहता है फॉर्चून पत्रिका के अनुसार वर्ष 2007 में विश्व का सबसे धनी व्यक्ति कौन है? यानी इस समय कौन था? तो इस समय था कार्लोस स्लिम
हेलो। लेकिन साथियों वर्तमान में देखा जाए 2021 में सबसे धनी व्यक्ति 2021 में तो हो जाएगा अमेजन के मालिक जो हैं जेफ बेजोस। अगले प्रश्न को देखते हैं। लीड्स मेट्रोपॉलिटन विश्वविद्यालय ने जुलाई 2007 को सांस्कृतिक विविधता के लिए इस भारतीय महिला को मानक की उपाधि दी, यानी मानद उपाधि दिया था किसको, तो ये दिया गया था शिल्पा शेट्टी को। ये 2007 की बात है साथियों, इसको ज़्यादा देखना नहीं है। अगले प्रश्नों को देखते हैं। पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री और जिनका नाम है बेनज़ीर भुट्टो, तो कहता है इसका मृत्यु कहाँ पर हुआ था, तो बेनज़ीर भुट्टो की मृत्यु हुई थी रावलपिंडी में, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्नों को देखते हैं। एशिया कप 2007 की विजेता भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे, तो ये कप्तान थे 2007 में जो हुआ था प्रभजोत टर्की, ऑप्शन बी। अगले प्रश्नों को देखते हैं। बांग्लादेश की संसद में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण आरक्षित है, यानी महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत जो है स्थान आरक्षित है, तो वो है बांग्लादेश में मात्र 15%। अगले प्रश्नों को देखते हैं। इन देशों में से कौन सा एक देश ऐसा है जो G8 समूह का सदस्य नहीं है, तो साथियों G8 का सदस्य जो है स्पेन नहीं है। अगले प्रश्नों को देखते हैं। कहता है अगला प्रश्न कि लिट्टे यानी लिट्टे जो है क्या है, ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो लिट्टे साथियों लिबरेशन टाइगर्स फॉर तमिल एलम, लिबरेशन टाइगर्स फॉर तमिल एलम के लिए प्रयोग किया जाता है लिट्टे। अगले प्रश्नों को देखते हैं। कहता है G15 यानी G15 समूह है देश, तो कहता है ये क्या है, तो साथियों G15 जो है विश्व के विकासशील देशों के संगठन है। विकासशील देश यानी कि जो देश गरीब हैं विकास की ओर कर रहे हैं, और विकसित देशों में अमीर देश आते हैं। अगले प्रश्नों को देखते हैं। विश्व के प्रथम विधि विश्वविद्यालय, विश्व के प्रथम ये भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय, तो भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था 1987 में। तो 1987 में कहाँ किया गया, तो साथियों ये किया गया था बेंगलुरु में। भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना 1987 बेंगलुरु में। अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न प्रदान किया गया है, तो भारत रत्न प्रदान करने वाले व्यक्तियों में अगर देखा जाए तो नेल्सन मंडेला जो है दिए गए ऑप्शन में प्रदान किया गया है, जिन्हें 1990 ईस्वी में भारत रत्न प्रदान किया गया। साथियों नेल्सन मंडेला से पहले भी जो है एक विदेशी को भारत रत्न दिया गया है 1987 में, 1987 में, और वो दिया गया खान अब्दुल गफ्फार खान। ये प्रथम विदेशी थे और ये पाकिस्तानी थे, यानी प्रथम विदेशी 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खान, और द्वितीय एवं अभी तक के मात्र दूसरा विदेशी नेल्सन मंडेला 1990। अगले प्रश्नों को देखते हैं। पुलित्जर पुरस्कार किन क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है, साथियों पुलित्जर जो पुरस्कार दिया जाता है वो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्नों को देखते हैं। राधा मोहन कप जो है किस खेल से संबंधित है, तो राधा मोहन कप जो है पोलो से संबंधित है। अगले प्रश्नों को देखते हैं। 1984 किसके द्वारा लिखा गया, तो ये पुस्तक जो है 1984 लिखा गया है साथियों जॉन ऑरविले के द्वारा, जॉन ऑरविले। अगले प्रश्नों को देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है, यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का जो है अस्थायी सदस्य कौन है, तो साथियों अस्थायी सदस्यों की संख्या है 5 गो देश है अस्थायी सदस्य, अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस और रूस। तो इसमें जो है जर्मनी नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। कहता है आसियान इसके लिए है, यानी आसियान का फुल फॉर्म क्या है, तो साथियों आसियान का जो है फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्नों को देखते हैं।
कहता है नेवल एआर स्टेशन गरुड़ कहाँ स्थित है। तो ये नेवल एआर स्टेशन गरुड़ जो है कहाँ स्थित है, तो ये कोचीन में स्थित है। अगले प्रश्नों को देखते हैं। भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ है। तो भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र जो है साथियों ये हैदराबाद में है। अगले प्रश्नों को देखते हैं। कहता है कौन सा देश G8 का सदस्य नहीं है। तो G8 का सदस्य जो है भारत नहीं है, जर्मनी, जापान, कनाडा ये हैं। तो ऑप्शन नंबर मेरा ए होगा जो नहीं है। अगले प्रश्न को देखते हैं। चीन की समाचार एजेंसी का नाम क्या है। तो साथियों चीन का समाचार एजेंसी का नाम है चाइना न्यूज़, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्नों को देखते हैं। किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है। साथियों येलो बुक जो है फ्रांस की जो है सरकारी रिपोर्ट या दस्तावेज है, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगले प्रश्नों को देखते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब की गई। तो साथियों भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड यानी जिसे बोलते हैं LIC, तो LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, तो इसकी स्थापना की गई थी सितंबर 1956 में, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्नों को देखते हैं। नई मुद्रा यूरो किस वर्ष प्रारंभ की गई, यानी कि यूरोपीय देश के लिए एक मुद्रा प्रारंभ किया गया था यूरो मुद्रा, तो यह कब किया गया था। तो यह किया गया था 1999 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्नों को देखते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है। तो विश्व शांति स्तूप जो है साथियों ये बिहार के राजगीर में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्नों को देखते हैं। भारत में एक समय पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में सीमित नक्सलवाद अब इन राज्यों में भी फैल चुका है, यानी कि वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश के बाद जो है किन राज्यों में फैल चुका है। तो साथियों ये नक्सलवाद फैल चुका है ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला और आज के अंतिम प्रश्न है साथियों कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई। BSF की स्थापना 1965 ईस्वी में की गई थी। और साथियों ये था आज का प्रैक्टिस सेट जो BPSC प्रीवियस ईयर पर आधारित था। तो साथियों इसी तरह मैं डेली बेस पे जो है BPSC का प्रैक्टिस सेट चलाऊँगा। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो साथियों लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। अपने साथियों को अधिक से अधिक जोड़ने का प्रयास करें। तो साथियों आज इतना ही, पुनः अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।